अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुजारिश ये है कि आपने जैसे कि 2-3 दिन नहीं देखा प्रोग्राम में, बात ये होती है कि इंसान वो है ना कि वो वक्त आ गया है कि अब साहिबाने दर्द जो ख्वाब देखते हैं वही ख्वाब ना रसा, और दामन बने तो रंग हुआ दस्तरस से दूर, मौजे हवा हुए तो है खुशबू गुरेज पा। इस बेदिली के आलम में सिर्फ इस बुनियाद पर आके बात कर देना कि अच्छा चलें सॉरी, कि किसके साथ क्या हो रहा है, उसकी रिपोर्टिंग जो है वो अपनी ज़ात में कोई काम नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दिन ब दिन आपको दलदल में उतरती हुई सूरत हाल के ऊपर देनी पड़े, उसके लिए भी बड़ा हौसला चाहिए। मैंने 2-3 दिन जो मेन स्ट्रीम मीडियम्स पे टीवी प्रोग्राम्स में जो संजीदा लोग थे उनकी गुफ्तगू सुनी। मतलब एपीएस वाले बच्चों के ऊपर जितना प्रोग्राम हुआ डॉन ने भी किया, और जो आउटपुट वो लेके आए उसमें ये था कि सान्या हमारे साथ गुजर चुका, वाकया हमारे ऊपर हो चुका, लेकिन अभी तक ये इम्कान नहीं है कि हम उन सच्चाइयों को जो उसका बायस बनी थी, जो उसकी वजह बनी थी, हम उन सच्चाइयों को टेबल पर रख के पब्लिक के साथ शेयर कर सकें। और ये सिलसिला आपका हमीदुर रहमान कमीशन से शुरू हो रहा है, बल्कि हमीदुर रहमान कमीशन क्या, उससे भी पहले जो 53 वाली कार्रवाई थी, मुझे हैरत है कि वो कैसे छप गई। वो भी एक तहकीकाती रिपोर्ट ही थी, लेकिन उस तहकीकाती रिपोर्ट में जो उस वक्त के सीनियर और दानश्वर जजेस ने जो बातें की थी, उससे सबक तो किसी ने नहीं लिया। उसके बाद वो कमीशन की रिपोर्ट जो है वो भी बताती गई कि जनाब ये हुआ है, ये सिलसिले थे। उस कमीशन की रिपोर्ट के पैरेलल एक अलमिया पाकिस्तान सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब की उस ज़माने में एक किताब आई थी, जो उन्होंने अपनी पैचअप की कोशिशों के तनाजुर में पाकिस्तान, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ़ एफ़र्ट्स जो हुकूमती सतह पर हो रही थी, उसके बाद उन्होंने सराहन जमीला वाले ऑप्शन की बात की थी। लेकिन अगर उस तरह की जो भुट्टो साहब की जो हारदिल अजीज़ी थी, वो कुरान शरीफ के की इस्तिलाहों को डिसाइफर और डी कोड करके अपने लोगों की ज़ाती ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की अहलियत रखते होते, तो फिर सान्हे नहीं होते। मैं सान्या मशरक़ी पाकिस्तान और सान्या एपीएस को इकट्ठा इसलिए बयान कर रहा हूँ कि इन दोनों में लफ्ज़ सान्या कॉमन है। इनकी तारीख यानी जिस डेट को ये हो रहे हैं वो भी मुश्तरक है, और दोनों की सूरत में जो आपका लॉस है, एक में आपका बाजू कटता है, जिस्म का एक पूरा हिस्सा काट के अलहदा होता है, और उसके पीछे भी आपकी सबक ना सीखने और सबक ना लेने वाली जहनीत कार फरमा है। दूसरे में आपकी फ्यूचर की, मतलब जाहिर है वो बच्चों की तादाद चंद सौ थी, मान लिया गिने चुने थे, लेकिन वो आपके बच्चे तो थे, वो आपका फ्यूचर थी, नस्ल थी वो। तो जो नस्ल आपका फ्यूचर थी, उनको इस तरह बेदर्दी से किसी भी प्रीटेक्स्ट पे हमला करके मार दिया गया, तो उसकी रिपोर्ट और रिपोर्ट से मुतल्लिका आप लोगों की फर्दर प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग, वो आप ही के दायरों में, उधर ही कहीं आप ही के लेवल पे घूम रही है। पब्लिक जो है वो सिवाय कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ के ऊपर मुख्तलिफ बातें सुनने के और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा से मुस्तफ़ीज़ होने के, पब्लिक को आप कभी ऑन बोर्ड नहीं लेते। हत्ता कि ये आपने एक पेज वाला जो फ़िक्रा और लफ्ज़ सुना हुआ है, उसमें हमेशा एक पेज से मुराद हुकूमती अपना ओहदेदारान, अपोजिशन के पार्टियों के सरबराहान, आपकी इस्टेब्लिशमेंट के अफसरान
और इसी तरह अदलिया और जो करते धरते हैं वो सब शामिल होते हैं। नहीं शामिल होते तो आपके पब्लिक शामिल नहीं होते। तो जो सिस्टम आप लेके चल रहे हैं उसमें पब्लिक का तो रोल ही कोई नहीं है। उसमें तो वो गालिब ने कहा है ना कि हर चंद कहें कि है, नहीं है। मतलब आप उनका नाम लेते हैं, उनकी बात करते हैं, उनका जिक्र आता है, लेकिन वो मैटर नहीं करते। जब वो मैटर नहीं करते तो उनके बच्चे कहां से मैटर करते हैं? और बच्चे ही क्या, जो बड़े भी, यानी 80,000 का फिगर जो है वो अब मशहूर हो चुका है पाकिस्तान में कि हमने दहशतगर्दी के जवाब में उसकी कमर तोड़ने के लिए 80,000 अफराद की शहादतें दी। तो उसका नतीजा क्या निकला? क्या उसके बाद आपने पाकिस्तान को कम अज़ कम मलेशिया के तर्ज अमल के मुताबिक ले लिया एज ए स्टेट? क्या आपने प्लूरलिज्म को और सब के ज़िंदा रहने और सब के पाकिस्तान के ओनर होने के हक को कौमी सतह पर उस तरह से इस्टेब्लिश करवा लिया 80,000 बंदे मरवा के? क्या उसके बाद आपने जो मुख्तलिफ सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उनके ग्रीवेंसेस को सेटल कर लिया? क्या आपने उसके बाद वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेके जाने वाले जो भी कारपोरेट सेक्टर के उस तरह के लोग थे या वहाँ पर पहले से मौजूद जो मईशत के और इक्तसादियात के करता धरता थे, उनको एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर ली? इन सारी बातों का जवाब अभी तक ना में है। उसके बाद अब आप लोगों की वो नई तमाशबीनी शुरू होगी कि जी हम पहले इतने जलसे करेंगे, फिर हम उसके बाद आपका मार्च करेंगे और इमरान खान की छुट्टी करवाएंगे, और दूसरे नंबर पर वो साथ ये भी कहते हैं कि वो हमारा मुखातिब नहीं है। जिस पे शेख रशीद कहता है कि फिर तो आपने किससे बात करनी है, और वो चस्के ले लेके कह रहे हैं कि जी हमें बताएं, हम जिनसे आप करना चाहते हैं बात, उनसे बात करवा देते हैं। अब इस तरह की बातें काबिल शर्म हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अपोजिशन के मुतालबात हैं उनमें क्लैरिटी कोई नहीं है। क्लैरिटी इन मानों में नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हमें आने दें, इनको जाने दें, इनको घर भेजें और इनकी जगह पे हम आए। तो आप तो पहले भी थे 3-3 दफ़ा। तो जो आपने पहले 3-3 दफ़ा में किया है वही करेंगे ना अब। दूसरे नंबर पर आपका जो सरखेल आपने जिसको पगड़ वाला पहना के आगे किया है मुल्ला फजलुर रहमान, उसकी सियासत का जो हब है वो तो पहले दिन से ये है कि आप जो मर्जी करते रहें, मुझे मेरा हिस्सा मिलता रहे, इक़्तिदार में भी और खाने में भी। और वो उन्होंने लिया भी। नवाजने की मुख्तलिफ शक्लें हैं, उसके मुताबिक वो नवाजे गए। और उससे बड़े बड़े लेवल पे जो थे, यानी उसका हाथ जो था वो सिर्फ उसकी एक चेयरमैनशिप तक पड़ता था, लेकिन दूसरों का हाथ उससे बड़े लेवल पर पड़ता था। तो जिनका जिस लेवल तक हाथ पड़ता था उन्होंने उस लेवल में कमी नहीं की। नतीजा क्या निकला कि अब कोई सी SOP बनाए तो आप उसके लिए वसाइल ढूंढने चल पड़ते हैं। वसाइल तो आपके पास थे, वसाइल तो आपके पास हैं। आपके पास जो 22 करोड़ की अफरादी कुव्वत है, आपने उस अफरादी कुव्वत को इंटरनेशनली लोगों में मार्केट करने के लिए और एक कारआमद इंसानी सरमाया, ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर डेवलप करने में कोई काम किया? कोई नहीं किया। आपको अगर डैम बनाना पड़े तो आप पैसे मांगने चल पड़ते हैं। आप ओवरसीज़ को कहते हैं कि आप में बड़ा पोटेंशियल है, आप ये कर देंगे, आप मुल्क के साथ हैं, और ओवरसीज़ की जायदादें वहाँ पे कब्जे होते रहते हैं। फिर आप कहते हैं ये मुल्क सबका है, लेकिन जिस वक्त जिसकी चाहे आप वहाँ से छुट्टी करवा देते हैं। फिर आप आइन करते हैं, लेकिन आइन में दी गई इंसानों को जो गारंटियाँ आइन ने फराहम की हुई हैं, अफराद को जो गारंटियाँ फराहम की गई हैं,
उनके एतकादात को जो ज़मानतें दी हुई हैं, उनका राइट टू फेथ है, उनका अपने फेथ के इजहार का हक है। इनमें से तो किसी हक को आप ऑनर नहीं कर रहे। और जब ऑनर नहीं कर रहे और आपकी अदालतें ऑनर करने देने में मददगार भी साबित नहीं होती, तो आपके आर्गूमेंट ये होता है कि जी इसके लिए वसाइल नहीं। आपकी अदलिया अपने फैसले नाफिज करने के लिए जितनी रिट और जितनी पावर और जितनी सिक्योर्ड इन्वायरमेंट की अदालतों को और जजों को ज़रूरत है, वो आप मुहैया नहीं कर पा रहे। उसके ऊपर आपका ये दावा है कि जी हम दुनिया की बेहतरीन फ़ौज हैं। भाई आप दुनिया की बेहतरीन फ़ौज हैं, मान लिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके दुनिया की बेहतरीन फ़ौज होने और आपका इस्लाम के पहली एटॉमिक पावर और वाहिद एटॉमिक पावर होने का, न्यूक्लियर पावर होने का फ़ायदा क्या पहुंचा? वही जिस मैंने एक दफ़ा पहले एक प्रोग्राम में बात की थी कि आपका चौकीदार जो है उसके पास लेज़र गन्ने और पता नहीं क्या क्या और हाई टेक्नोलॉजी और पता नहीं हर तरह का असला उसके पास मौजूद है, लेकिन जो घर के अफराद हैं वो डायसेंट्री और डायरिया से मर जाएं तो उस पर क्या करेंगे? सफोकेशन का क्या इलाज है? दम घुट के जो मर जाएंगे उससे उसके लिए क्या तोपें चलाएंगे आप? इसका मतलब ये हुआ कि मिस मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस की पीक पे बैठा हुआ मुल्क, पीक पे बैठी हुई मुआशरत है, और उसमें अब निकल रहे हैं जुलूस। अब उसमें हो रहे हैं अपना मुजाहरे, और उसमें अब वो कह रहे हैं कि जी हम क्या चाहिए? इक़्तिदार चाहिए। किसी पॉलिसी के लिए मैंने अर्ज़ किया था कि ये जुलूस जो है, जैसे वो इंडिया में वो किसान निकले हुए हैं, उन्होंने भी दिल्ली के मुज़ाफ़ात में घिराव किया हुआ है, लेकिन वो हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रहे हैं। यहाँ हुकूमत की मौजूदगी की जगह पे कह रहे हैं पॉलिसियों को दफ़ा करें, पॉलिसियाँ वही रहेंगी। पॉलिसी चेंज करने के लिए तो आपको पहले भी इस्तिताअत थी, आपने कभी नहीं की। आपको आइंदा भी पॉलिसी पे आप नहीं चेंज करेंगे, और कैसे करेंगे? आप पॉलिसीज़ के लिए मुजाहरा नहीं कर रहे, आप अपने कह रहे हैं कि नहीं हमें आने दें, इनको घर भिजवाएं। और फिर मुनाफ़कत की एक ख़ास ऐसी मतलब लत पड़ चुकी है, एक ऐसा नशा हो चुका है मुनाफ़कत का कि सारे जानते हैं, किसी को भी कोई इसमें वो ओला या जिसे कहते हैं ना कि अपना पर्दा वर्दा नहीं है। सबको पता है कि मुक़्तदरा कह के तो वो कभी उसका नाम खलाई मखलूक रख के फिर कहते हैं हमें आने दें। किसको कह रहे हैं? अल्लाह मियाँ को कह रहे हैं क्या आप? अल्लाह ताला से तो आप कभी नहीं मुखातब होते, दुआ शुआ इस तरह की चीज़ों पे तो आपका कोई सिलसिला ही नहीं। आप सीधा सीधा मुक़्तदर फोर्सेस को बात कर रहे हैं और उन्हीं की रेट को मान भी नहीं रहे। यानी जिनको आप कह रहे हैं हमें ऐसा करने दें, उन्हीं को आप कह रहे हैं कि हम आपको कुछ नहीं समझते। अब वो आपको किसी वक्त ये कहते हैं कि अच्छा आप हमें समझते तो कुछ नहीं है, आए ये गन्ने हमसे लें और हमें मार लें, वो भी उन्होंने कोई नहीं करने देना। ये सारा कुछ इस तरह खोल के इसलिए अर्ज़ किया है कि जिस दुनिया में जब कौमी तौर पर कोई इनकलाब, कोई तब्दीली आती है, तो अफराद उस कौम के अपनी मुतल्लिका लीडरशिप के साथ मुख्तलिफ धड़ों और शोबों के सरबराहों के साथ मिल के वो कोशिश करते हैं, तो तब्दीलियाँ आती हैं, इनकलाबात आते हैं। जो बदतरीन हालात हैं उनको बेहतरीन हालात की डगर पर डाला जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ ये हो रहा है कि जो आमत उन्नास, जो पब्लिक है, उसको किसी सतह पे ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। आपके पास वो पॉलिटिकल और इलेक्टोरल सिस्टम ही नहीं है जिसमें पब्लिक की ओपिनियन मैटर कर सके। जिसको आप जमहूरियत कह के वो गले में ढोल की तरह पीट रहे हैं डाल के, उस जमहूरियत की हैसियत तो वही अब आपके सियासतदान बयान देते हुए कहते हैं बिरयानी की प्लेट पे बिकने वाला वोट होता है आपको। उस बिरयानी की प्लेट का, जिसको आप खुद एक दूसरे से जब बरसरे पैकार हों तो ताने देते हैं, उस बिरयानी की प्लेट वाले से आप मुल्क के फ्यूचर और कौम के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फ्यूचर की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने की तवक्को रखते हैं? बिल्कुल मुहाल, हो ही नहीं सकता। हाँ,
पब्लिक को वो शऊर, उनकी वो तालीम, उनकी वो तरबियत, उनके साथ वो सिलसिले, उनके साथ वो मुकालमे की फ़ज़ा, उनकी सेहत की वो सहूलतें, उनकी एजुकेशन की वो सहूलतें, उनके एजुकेशनल इदारों के अंदर वो वक़ार, उनकी यूनिवर्सिटियों के अंदर वो रिसर्च और रिसर्च की सहूलियात। रिसर्च की सहूलियात सिर्फ लैब्स और लाइब्रेरियाँ नहीं होती। रिसर्च की सहूलियात में से बुनियादी सहूलत ओपिनियन को, इजहार राय को का की जो आज़ादी है, उसके हक़ को मुआशरे में वसी तर लेवल पर प्रिवेल करके दिखाना होता है। अगर आप राय देने, राय रखने, इजहार करने की कैफियत और उसके हालात ही आपके मुल्क में मौजूद नहीं हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि आप कौन सी रिसर्च, किस इशू के ऊपर आप बात करेंगे और उस बात की कितनी अहमियत होगी। ये जब सिलसिला हो, फ़ज़ा ये हो, तो दिलों में नज़ाकतें कैसी। इस हालत में इस वक्त रियासत अपनी रेट के कम अज़ कम जो लेपअप होती है उसमें मसरूफ़ है। और बदतरीन सूरत हाल ये है कि अब रियासत के अंदर वो धड़े पैदा हो चुके हैं जो अपॉर्चुनिज़म और मौका परस्ती में अपना सानी नहीं रखते, और वो देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें जो जितना लपेट के जितने फ़ायदे उठा जाए, जितना नुकसान पहुंचा जाए, वही गनीमत है। इन हालात में अभी तक किसी माकूल और सस्टेनेबल फ्रूटफुल डायलॉग की कोई कहीं से रोशनी की लकीर नज़र नहीं आ रही है। झूठ को झूठ से, उससे बड़े झूठ से काउंटर किया जा रहा है। मुनाफकत को उससे ज़्यादा बड़ी मुनाफकत से काउंटर किया जा रहा है। मैंने किसी से कहा कि बड़ी चवल सी महबूबा भी हो तो वो इतनी जल्दी मुंह फेर के नहीं जाती जितनी जल्दी सऊदिया ने पाकिस्तान से मुंह फेरा है। आपकी पिछले 3 दहाइयों की सारे दावे और रोमांस और आपके ब्रादर इस्लामी मुल्क और आपके खादमेन अरमान शरीफैन, 1 मिनट के लिए उन्होंने अपने मफाद को इसराइल की गोद में जाने में देखा, उन्होंने 10 मिनट भी नहीं सोचा, और आपको डिच अवे करने के लिए उनको दूसरी दफ़ा सोचने की ज़रूरत भी पेश नहीं आई। उसके नतीजे में आपने क्या किया कि वो एक तरह का जो सऊदिया फंडेड मुलायत थी वो एक तरफ से गई, आपने दूसरी तरफ से ताहिर अशरफी नुमा एक फ़ौरन घड़ के मुलायत सामने रख ली। आपने किसी दिन भी अपनी पब्लिक को सीधी तरीके से बात नहीं बताई कि वो जो हमारे बरादर थे वो हमें छोड़ गए हैं, दुनिया का निज़ाम अब और तरफ जा रहा है, हम अब चाइना की गोद में बैठ चुके हुए हैं। चाइना जो है वो पाकिस्तान में करप्शन और अगर वो पार्टनर बनना है उसने फ्यूचर में, तो वो करप्शन और ये बदअमनी, इन 2 चीज़ों की को अफोर्ड नहीं कर सकेगा अपने प्रोजेक्ट्स के लिए और अपने फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए। जब वो ये नहीं कर सकेगा तो आपको उस वक़्त से पहले पहले इनको शट अप कॉल देनी पड़ेगी जो आपके सर को आ रहे हैं, आपके गले को आ रहे हैं। वो शट अप कॉल जो है वो आप उस वक्त देंगे जिस वक्त ये आप पे डायरेक्ट चढ़ दौड़ेंगे। जिस वक्त ये आप पे चढ़ दौड़ेंगे उस वक्त तक आमत उन्नास, वो जो शरीफ तबका है सोसाइटी का, उसमें से उसको नुकसान पहुंचा रहे भी होंगे, पहुंचा चुके भी होंगे। उससे बेहतर है कि आप सीधी सीधा इनसे अपनी पब्लिक के साथ मुकालमा करें, आप अपनी पब्लिक को सीधी सीधी बात बताएं। मैंने पिछले दिनों एक पुराना प्रोग्राम देखा, उसमें मुजीबर रहमान शामी साहब बैठे हुए हैं और इंतहाई उनके मुंह पे जो है वो गुस्सा बरस रहा है। वो एक यंगस्टर, मतलब निस्बतन ज़रा ताज़ा दानश्वर और एक नौजवान, उसने कहा कि ये ख़त्म नबूवत और ये जो कहानियाँ हैं ये सारी तालिबानाइजेशन की मेंटेलिटी को पाकिस्तान में फ़रोग देने के लिए है, और ये आपके ब्लास्फेमी लाज और एंटी अहमदिया लाज, ये उस नौजवान ने कहा जो वाज नॉट अहमदी, किसी मॉर्निंग शो में आया हुआ था, और वो लड़की भी ऐसे करके उसकी बात सुन रही थी कि ज़ाहिर है ही वाज टॉकिंग समथिंग सेंसिबल, और इनके चेहरे पे मुजीबुर रहमान साहब शामी जो हैं, इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। तो जब आखिर पे बोले तो
ये असल में बच्चों को पता नहीं होता कि ये किधर की बात किधर जोड़ देते हैं। आप हमें बताएं कि आप किधर की बात है, हमें आप सीधी बात बता दें। वो नौजवान ने सीधी बात आपसे की थी कि जिस वक्त आप मुल्लायत ज़दा कवानीन जो है उसको रियासत सपोर्ट करने लगेगी तो मुल्लायत जो है वो रियासत के मुल्लायत ये समझने में हक बजानब होगी कि रियासत मेरी सपोर्ट पे खड़ी है, और आमतुन्नास ये खौफजदा होने में हक बजानब होंगे कि वो ये समझे कि हमारी हुकूमत और हमारी रियासत हमारी बजाय इन एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के सपोर्ट पे खड़ी है। और जब इसको इन दो में से एक का इंतखाब करना पड़ा तो ये हमारी बल्ली चढ़ाएंगे और इनको रख लेंगे। इस फ़ज़ा में इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के आमतुन्नास जिंदा हैं। इसमें आपने अगर अपने आमतुन्नास को उनका एतमाद वापस नहीं करना तो आप आज आपस में लड़के मरें, आपकी जो अपोजिशन है वो आपकी हुकूमत को गंदा करे, वो दोनों मिल के एस्टेब्लिशमेंट को गंदा करें, फिर वो सारे मिल के पूरे मुल्क का तशख़्ख़ुस और वक़ार बर्बाद करें, पब्लिक को तो कुछ नहीं मिलना। और पब्लिक के लिए आप जय चोरा खड़े तय किले बदे, आपको चाहे चोर ले जाएं चाहे आप किले पे बदी हो भैंस, आपका फ़ायदा कोई नहीं है। पब्लिक को आना है तो इस तरफ वापस आएँ, पब्लिक को ऑन बोर्ड लें, पब्लिक के इंटरेस्ट को ऑन बोर्ड लें, पाकिस्तान फॉर ऑल की तरफ और सबके पाकिस्तान की तरफ किसी तरफ वापस आ सकते हैं तो आएँ, नहीं आ सकते हैं तो फिर ये फजलुर रहमान की सरकर्दगी में ये तीनों अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो हुकूमत को जाके तय कर दें, या हुकूमत इन सारों को जो है वो नथ मारने के लिए जेलों में बंद करे या इनका बेड़ा गर्क करे और ये सारे मिलके आर्मी से मार खाएं, आर्मी से मिलके आर्मी इनको मारे, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज तबाही फेर लें या हफ्ते बाद फेर लें अपनी, लेकिन आप इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुजरिमाना गफलत बरती जा रही है वो पब्लिक राइट्स के साथ बरती जा रही है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो इग्नोर हो रही हैं वो आमतुन्नास इग्नोर हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो ख्वार और जलील हो रहे हैं इन सारी मुख्तलिफ फोर्सेस के होते हुए वो भी आमतुन्नास हैं। और ये कोरोना और ये सारी जो पॉलिसीज़ की मेकिंग की जो उसमें जो लैप्स हैं और लैक्स हैं उसकी बुनियाद आपके अपने मफादात और उस खींचातानी की वजह से जो सबसे आखिर पे जाके बैक बर्नर पे पड़ा हुआ है वो पब्लिक और मुल्क का मफाद है। आप सबके मफादात प्रायोरिटी पे हैं, पब्लिक और मुल्क का मफाद बिल्कुल आखिरी बर्नर पे है। जब ऐसा होता है उसके बाद पब्लिक और मुल्क के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हो या ना हो, एक बात यकीनी है और तारीख़ी हकीकत है, आपके मफादात में से किसी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकेगा। ये कन्फर्म है और हिस्टोरिकली कन्फर्म है। अब आप चाहे तो अभी भी पब्लिक मफादात और मुल्क के मफाद को बैक बर्नर से उठा के फ्रंट पे ले आएं, या अपनी आग में जलना है तो जलें। ये बता दें वसूख से कि आप सारों का जो है ना उलझ के और धागे उलझा के बिल्कुल डेडलॉक में जाने के और फिर अपना बिल्कुल तबाही फेर लेने के बाद भी मुल्क भी रह जाएगा और पब्लिक भी रह जाएगी। नहीं रहेंगे तो आप नहीं रहेंगे, बाकी रहे नाम अल्लाह का। फ़ी अमानिल्लाह, अगली दफ़ा बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।